हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें अचीवमेंट टेस्ट यानी कि संप्राप्ति या उपलब्धि परीक्षण के बारे में। फ्रेंड्स, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने देखा कि हमारे चैनल ने 700 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं, तो मुझे लगा कि एज थैंक यू एक वीडियो तो बनता ही है। हालांकि आप में से कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा कि 700 इज नॉट दैट बिग नंबर, बट फ्रेंड्स, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हमें छोटी छोटी खुशियों को भी ना दिल से सेलिब्रेट करना चाहिए। और अगर ऐसे ही आपका सपोर्ट और मेरा जुनून एक साथ रहा तो इंशाल्लाह एक दिन बड़ी खुशियां भी ज़रूर मनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट जिसमें ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, और फिर उसके बाद लास्ट में हम इसे कंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचर उसमें क्या है, बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन वो कितना सिखा पाए हैं ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर को अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पता हो, उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, किस तरीके से वो उसे कंस्ट्रक्ट करें कि वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि बच्चे ने कितना अचीव किया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर को अचीवमेंट टेस्ट की पूरी नॉलेज हो, किस तरीके से उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, उसके क्या पर्पस है, क्या फंक्शन है, ये सारी बातें एक टीचर को पता हो। तो अचीवमेंट टेस्ट, जिसे हम संप्राप्ति या उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टूल है स्कूल इवेल्युएशन में, क्योंकि इससे टीचर को पता चलता है कि बच्चे को कितनी चीज समझ में आई है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे की क्या अचीवमेंट है, किस तरीके से उस अचीवमेंट को और बेहतर बनाया जा सकता है, क्या बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए, क्या उनका ज्ञान है, क्या बोध है, क्या कौशल है। इन सारी चीजों को मापना यानी इन सारी चीजों को जानने के लिए एक टूल, एक हथियार की तरह काम करता है अचीवमेंट टूल यानी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट का मतलब होता है कि किसी ने कितनी चीजें, वंस लर्निंग्स, अटेनमेंट्स, अकम्प्लिशमेंट, प्रोफिशिएंसीज, यानी कि किसी ने कितना किसी फील्ड में प्राप्त किया है, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, क्या प्रवीणता है, क्या निपुणता है, ये सारी चीजों को जानना ही क्या है, अचीवमेंट है। जिसने जितना बेहतर अचीव किया है, जिसने जितना बेहतर अटेन किया है, उस हिसाब से ही उस बच्चे की या वो जो बंदा है जिसको हम चेक कर रहे हैं कि उसने कितना अचीव किया, उसकी परफॉर्मेंस होगी। मतलब अचीवमेंट टेस्ट इस तरीके से होना चाहिए कि एक एक्यूरेट पिक्चर दे कि बच्चे को किसी सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, या जिस डोमेन के बेसिस पे हम उसे चेक कर रहे हैं, नॉलेज के बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, एप्लीकेशन के बेसिस पे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ की उसे कितनी नॉलेज है। क्योंकि अगर वो डाटा एक्यूरेट होगा तो उससे क्या है, टीचर को मदद मिलेगी कि वो अपने करिकुलम को अच्छे से डिज़ाइन कर पाए, फर्दर उसे क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है बच्चे को, और इवेल्युएट कर पाए कि जो उन्होंने पहले काम किया वो ठीक है या नहीं है, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, उसकी क्या लिमिटेशंस थे, क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर ये भी देख सकते हैं कि क्या चीज़ें उसमें बेहतर थी जिससे अच्छा रिजल्ट आया है। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस अचीवमेंट टेस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन.एम. डाउनी द्वारा दी गई डेफिनेशन के बारे में। एन.एम. डाउनी कहते हैं, एनी टेस्ट दैट मेजर द अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग, यानी कि जब किसी एक ट्रेनिंग या लर्निंग पीरियड के बाद जो टेस्ट लिया जाता है ये चेक करने के लिए कि किसी भी बच्चे ने या किसी भी पीपल ने कितना अकम्प्लिश किया है, मतलब क्या उसकी उपलब्धियां हैं, क्या चीज़ उसने प्राप्त की है, उसे चेक करना ही क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन अचीवमेंट टेस्ट फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन हाउ मच अ पर्सन नोज अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट। यानी कि देखिए, बात वही है लेकिन थोड़ा शब्दों को घुमा के बोल दिया गया है कि मतलब अचीवमेंट टेस्ट क्या फोकस करता है कि किसी भी पर्सन ने कितना किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कितनी चीज़ें गेन की है, क्या उसकी अकम्प्लिशमेंट है, उसी को चेक करना क्या कहलाता है, अचीवमेंट टेस्ट। थॉर्नडाइक एंड हेगन द्वारा कहा गया था 1969 में,
The type of ability test that describe what a person has learned to do is called an achievement test. मतलब अचीवमेंट टेस्ट क्या है? एक तरीके का एबिलिटी टेस्ट यानी कि योग्यता परीक्षण है कि किसी भी बच्चे में या किसी भी पर्सन में कितनी योग्यता है किसी चीज को करने की. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉलन द्वारा दी गई डेफिनेशन में, जिसमें वो कहते हैं अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट अ स्टूडेंट हैज लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शंस, कि निर्देशन के दौरान बच्चे ने क्या चीज सीखी है उसे एक सिस्टमैटिक वे में जानना. ऐसा नहीं है कि आपने 2 क्वेश्चन पूछे और आपने उसे कह दिया कि हाँ ये अचीवमेंट टेस्ट हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें इतनी चीज आती है इतनी चीज नहीं आती है. इस तरीके से नहीं हो सकता है. सिस्टमैटिक वे में एक पेपर अरेंज किया जाता है, उसकी स्कोरिंग की जाती है, उस बेसिस पर क्या है कि असाइन किया जाता है बच्चे को ग्रेड या बताया जाता है कि हाँ तुम्हारा ये लेवल है. अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अचीवमेंट टेस्ट के. हालांकि ये थोड़े बहुत पर्पज से सिमिलर ही हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें अलग से भी लिख सकते हैं. तो मेन ऑब्जेक्टिव्स है टू मेंटेन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, कि जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है यानी कि शैक्षिक स्तर है उसे बना के रखा जा सके. टू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर स्टडी, बच्चों को प्रेरित करना कि वो और पढ़ाई करें. जब भी कभी टेस्ट होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो उन्हें एक प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुझे औरों की नज़रों में अच्छा बनना है. क्योंकि जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए. उसे बहुत मन होता है कि सब उसे अच्छा कहें. तो जिसके लिए वो क्या होता है, उसे पता है कि अचीवमेंट टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो टीचर प्यार करेगी, घर वाले भी प्यार करेंगे, तो वो मोटिवेट होता है चीज़ें और ज़्यादा सीखने के लिए. टू इम्प्रूव टीचिंग एक्टिविटी, अध्यापन कार्य में सुधार लाना, कि इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा अचीवमेंट टेस्ट में जैसे मार्क्स आते हैं उस बेसिस पे पता चल जाएगा कि किसी भी बच्चे को कितना आता है या फिर टीचिंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे इम्प्रूव किया जा सकता है. टू प्रोवाइड एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे भी वही बात आई, जैसे मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे क्या है, एक शैक्षिक मार्गदर्शन मिल सकता है बच्चों को, एक परामर्श प्रदान कर सकते हैं टीचर. यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे के बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अचीवमेंट टेस्ट लिया और उसमें बायोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छा किया बच्चे ने, तो इससे उसे पता चलता है कि उसे फर्दर जाके 11th-12th में जाके बायो ही लेनी चाहिए, ताकि उससे हो सकता है कि वो MBBS कर ले या फिर कुछ और करे, मतलब बायो की फील्ड में वो बेहतर कर सकता है, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में चले जाए आगे जाके. तो एक उसे गाइडेंस मिल जाती है, एक मार्गदर्शन मिल जाता है बच्चों को. टू इवेल्युएट टीचर्स, अब कैसी बच्चों की परफॉर्मेंस रही है उस बेसिस पे टीचर को भी इवेल्युएट किया जा सकता है. जैसे मान लीजिए कि अगर क्लास में 3-4 बच्चों के गलत मतलब उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं यानी गंदे मार्क्स आ रहे हैं, तो इसमें हम टीचर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की होगी, क्योंकि टीचर ने तो जिसके टॉपर्स है उनको भी वही पढ़ाया है. लेकिन अगर इनके 60% बच्चों के ही गंदे मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं टीचर की गलती है, क्योंकि इतने सारे बच्चे लापरवाही नहीं कर सकते. तो इस तरीके से क्या है कि टीचर्स को भी इवेल्युएट करने में मदद करता है अचीवमेंट टेस्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की. तो सबसे पहली बात, इट प्रोवाइड्स बेस टू द टीचर टू प्लान हिज टीचिंग. टीचर को क्या है, एक बेस मिलता है कि क्या मुझे अपनी टीचिंग प्रोसेस रखनी है, क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ये सारी बातें उन्हें पता चलती हैं. नेक्स्ट, अ गुड अचीवमेंट टेस्ट इज ट्राइड आउट and selected on the basis of its difficulty level and discriminating power. मतलब एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, उसकी कठिनाई स्तर और उसके विभेदन क्षमता के आधार पर उसका चयन होता है. यानी कि कोई भी अचीवमेंट टेस्ट बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए. एक प्रॉपर उसकी डिफिकल्टी लेवल भी मेंटेन हो ताकि उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ बच्चों को. जैसे आप देखते होंगे किसी का 60 to 70 में मार्क्स आते हैं, किसी के 70 to 80 में मार्क्स आते हैं, तो वो क्या एक तरीके से क्या कर पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं ना कि किस बच्चे का मेंटल लेवल कितना है, किस बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा है. तो वो अचीवमेंट टेस्ट ऐसे ही होने चाहिए. इट इज़ मेड टू टेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितने बेहतर तरीके से हो पा रही है वो भी चेक कर सकते हैं. It has intimate relation with educational objectives. वही बात आ रही है कि उसका क्या रिलेशन है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ. अगर अचीवमेंट टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो मतलब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे गोल्स थे उसको हमने प्राप्त कर लिया है. इट कंटेन्स अ सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स फॉर ईच मेजर बिहेवियर. अब हम उसके अंडरस्टैंडिंग, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन की कितना वो टॉपिक को अप्लाई कर पा रहा है,
कितनी उसे नॉलेज है उस टॉपिक की, ये जानने के लिए हम बहुत सारे टेस्ट आइटम्स रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई 2 क्वेश्चन ही बच्चे से पूछे और उसके बेसिस पे हमने उसे जज कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। क्या है, एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट वही है जिसमें बहुत सारे हमारे पास टेस्ट आइटम्स हो सकता है कि आप एक वैसा ही क्वेश्चन पूछ दो जो उस बच्चे को नहीं आता हो, इसीलिए बहुत सारी वेराइटीज रहेंगे तो कुछ तो आता होगा ना, उस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है किसी भी टॉपिक को लेके। नेक्स्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू नॉलेज एंड स्किल्स अकॉर्डिंग टू बिहेवियर टू बी मेजर्ड। अब अचीवमेंट टेस्ट को क्या है, नॉलेज, ये जब हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे तब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब कि जो हमारे एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स है उसके हिसाब से हम उससे क्या है डिजाइन करते हैं। Its instruction with regard to its administering and scoring are so clear that they become standardized for different user। मतलब कि उसकी इंस्ट्रक्शंस एडमिनिस्ट्रिंग को लेके और स्कोरिंग को लेके, यानी कि प्रशासन और अंकन के निर्देश इतने ज़्यादा क्लियर होते हैं कि एक मानकीकृत बन जाता है। मतलब कि इस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है इन्हें और स्कोरिंग होती है कि उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ बेहतर है और इसके बेसिस पे बच्चों को आगे प्रमोट किया जा सकता है या जो भी इसके पर्पसेस हैं। इट इज अकम्पेन्ड बाय नॉर्म्स विच आर डेवलप्ड एट द वेरियस लेवल्स एंड ऑन वेरियस एज ग्रुप्स। अचीवमेंट टेस्ट के हमेशा कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, मतलब हर लेवल के हिसाब से अलग होता है। जैसे कि अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए अलग तरीके का अचीवमेंट टेस्ट होगा। अब जो अचीवमेंट टेस्ट 4th क्लास के बच्चे के लिए डिजाइन किया गया है वो उस लेवल के हिसाब से होगा, इंटेलेक्चुअल लेवल वैसा होगा उसका। जो फर्दर बड़ी क्लासेस के लिए किया गया वो अलग होगा, यानी कि इसमें विभिन्न आयु समूह तथा स्तरों के लिए मानक निर्धारित है। अब बात करते हैं वैलिडिटी की, कि एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो वैलिड होता है, हम उस मतलब उसकी क्वालिटी पे यकीन कर सकते हैं। वैलिडिटी मतलब होता है क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट विच मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, कि मतलब जिस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो टेस्ट बनाया गया हो क्या वो वही चीज मेजर कर रहा है, उसे हम वैलिडिटी बोलते हैं। इट इज द डिग्री टू विच एविडेंस, कॉमन सेंस और थ्योरी supports any interpretations or conclusion about a student based on his or her test performance। मतलब कि जो हम बच्चे के बारे में जानना चाहते थे उसकी टेस्ट परफॉर्मेंस से क्या हम वो चीज़ जान पा रहे हैं, हमें क्या चीज़ ऐसी सपोर्ट, ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम ये पता कर पा रहे हैं, और अगर हम वो चीज़ पता कर पा रहे हैं मतलब कि वो टेस्ट वैलिड है। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई नो काफ़ी बच्चों को वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन यहाँ पे आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वैलिडिटी मतलब कि क्या टेस्ट वो चीज़ मेजर कर पा रहा है जो हम करना चाहते थे, यानी कि क्या हमारा वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम मैथ्स के टेस्ट की बात करते हैं तो वो मैथ्स का अचीवमेंट टेस्ट तब वैलिड माना जाएगा जब वो बच्चे की एबिलिटी देखे मैथमेटिक्स में, तब नहीं। अगर उसे लिंग्विस्टिक एबिलिटी चेक कर रहा है तो वो टेस्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि मैथ्स की फील्ड में क्या है, लैंग्वेज उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है आपको नंबर्स के साथ खेलना है। तो अगर आपकी न्यूमेरिकल नॉलेज है, मैथमेटिक्स एबिलिटी आप में है, तो मतलब वो टेस्ट मैथ्स के लिए वैलिड है। या फिर इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 6th क्लास के बच्चे के लिए कुछ पेपर डिज़ाइन किया गया है, उसके एज, उनके लेवल, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। वही पेपर अगर हम 8th क्लास के बच्चे को दे दें तो वो उनके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि 8th क्लास के अगर हम बच्चे की नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो वो हमारी अलग चीज़ होगी कि हम उससे देखना चाहेंगे उसे टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा अच्छे से आती हो, उसे प्रोसीजर के बारे में पता हो, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हो तो उसे उसके बारे में भी नॉलेज हो। हम वो सारी चीज़ें उसके देखना चाहेंगे, साइंटिफिक एटीट्यूड हो, उसमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हो। वहीं अगर हम 4th या 6th क्लास के बच्चे की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या चीज़ चेक करना चाहेंगे, वहाँ पे हमारा सिर्फ इतना एम होगा कि बच्चे को बेसिक साइंस आती हो। उसमें क्या है, हम डेली लाइफ रिलेटेड साइंस ही पढ़ाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई टेक्निकल टर्म्स नहीं होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशंस की हम बिल्कुल बात नहीं करते हैं इतने छोटे लेवल पे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एज, मेंटल लेवल के हिसाब से जो टेस्ट डिज़ाइन किया जाए और अगर वो टेस्ट वो मेजर कर पा रहा है तो वो टेस्ट वैलिड है। यानी कि 6th क्लास के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया टेस्ट 8th क्लास के बच्चों के लिए वैलिड नहीं है, और 8th क्लास के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया टेस्ट 6th क्लास के बच्चों के लिए वैलिड नहीं है। यानी उनके एज, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जो हमारे ऑब्जेक्टिव है।
अगर वो पूरे हो पा रहे हैं तो वो टेस्ट वैलिड है। और एक अच्छे अचीवमेंट टेस्ट की क्या होती है, एक प्रॉपर वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी मतलब कि हम उस टेस्ट पे रिलाय कर सकते हैं। मतलब रिलायबिलिटी का जनरली मतलब क्या होता है, फेथ। और फेथ कब आता है, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी से, कि कोई टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया और उसे जब हमने दोबारा करवाया तो मतलब रिजल्ट्स एक्यूरेट वैसे ही आए, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, कंसिस्टेंट रहे रिजल्ट्स। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने एक क्लास, मान लीजिए 8th क्लास में ही क्या है टेस्ट कंडक्ट करवाया और बच्चों के जैसे मार्क्स आए वैसा ही टेस्ट उन्होंने दूसरे सेक्शन में भी कंडक्ट करवाया और उनके कैसे मार्क्स आए, मतलब वो चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए। या फिर टीचर ने कुछ दिन पहले टेस्ट लिया और फिर एक हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट लिया तो मार्क्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो मतलब हम उस टेस्ट पर रिलाई कर सकते हैं कि ये टेस्ट क्या है, एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है। यही दो वर्ड है जो हमें रिलायबिलिटी में याद करना है, दैट इज एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। कि कोई भी टेस्ट जो एक्यूरेट होगा और कंसिस्टेंट होगा हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं उसके रिजल्ट्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। When the scores on the test do not differ when it is marked by different examiners, it is known as objective test। यानी कि जब अलग अलग एग्जामिनर भी अगर चेक करें तो स्कोर्स में ज़्यादा फर्क नहीं आए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। तो एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट की ये भी क्वालिटी होती है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो ऑब्जेक्टिव हो, कि ज़्यादा फर्क ना आए। As in case of objective test, when a question requires only one answer to it, the scoring on it will not differ। यानी कि जैसे मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो उसमें कुछ डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं और एक ही राइट आंसर होता है, तो वही वो आंसर अगर आपने ठीक लगा दिया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं लगाया तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस एग्जाम को कौन चेक कर रहा है, कोई भी टीचर चेक करे, लेकिन आपका रिजल्ट जो रहेगा, स्कोर जो रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की। तो अचीवमेंट टेस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट हाईली स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि हायर लेवल पे करवाए जाते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। और टीचर मेड टेस्ट जो होते हैं वो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए टीचर्स द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। टीचर मेड टेस्ट फर्दर दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट में हमारे पास आते हैं रिटन और प्रैक्टिकल। रिटन में होते हैं ऐसे टाइप हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पे आ जाएगा जो वन वर्ड आंसर्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है उसमें फर्दर दो तरीके से उसे डिवाइड किया गया है, रिकॉल टाइप एंड रिकॉग्निशन टाइप। अब रिकॉल टाइप जैसे वर्ड ही बता रहा है, रिकॉल करना, किसी चीज को दिमाग में लाना, जैसे कि सिंपल रिकॉल और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो हमारे होते हैं, तो उसमें क्या है कि वो वर्ड वहाँ पे नहीं है लेकिन हमें अपने दिमाग में लाना है कि ये कौन सा वर्ड आ सकता है, यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट होगा। वहीं पे रिकॉग्निशन टेस्ट क्या हो गया, जहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना है, जैसे कि एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आंसर आपकी नजरों के सामने ही है, करना क्या है, बस आपको उस आंसर को ढूंढना है और उसे टिक लगाना है या मैच करना है, जो भी करना है, मतलब रिकॉग्नाइज करना है बस आंसर को। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। तो जब भी हम किसी भी टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं हमेशा हमारा सबसे पहले मोटिव होता है टू सेट ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें पता हो कि हम चाहते क्या हैं, क्या हमारा एम है उस टेस्ट को लेने का या उस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने का। अब देखिए फ्रेंड्स, जिंदगी में भी, जिंदगी हो या टेस्ट, हर जगह एम तो पता होना ही चाहिए। जिंदगी में भी एम पता हो तो मंजिल तक पहुंचने का आधा सफर तो पहले ही तय हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव पता हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट शुड बी प्रॉपरली डिसाइडेड एंड डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर चेंजेस एक्सपेक्टेड इन द प्यूपिल्स। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई कि आप क्या चीज़ चेक करना चाहते हैं, क्या आपके एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स हैं, उस हिसाब से ही आप उस टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं कि क्या आप चेक करना चाहते हैं, नॉलेज चेक करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं, वो टॉपिक बच्चा अप्लाई कर पा रहा है कहीं पे या नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ आप चेक करना चाहते हैं। उस हिसाब से क्या है कि उसको डिज़ाइन किया जाए। नेक्स्ट स्टेप आता है कवरेज ऑफ द सिलेबस और कंटेंट, यानी कि
उस टेस्ट में किस तरीके का कंटेंट रखा जाएगा। अब कंटेंट वही रखा जाएगा जो कि टीचर द्वारा क्लास में करवाया गया है। जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस टीचर द्वारा क्लास में दिए गए हैं उनके बेसिस पे हम कंटेंट को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अब इसमें बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ही आ जाएं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ आए ही ना। मतलब एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो कि जितना भी सिलेबस करवाया है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट को ही अच्छे तरीके से अरेंज किया जाए। नेक्स्ट आता है डिसीजन अबाउट द टाइप ऑफ आइटम्स। अब बहुत ज़रूरी है कि पहले तो हमने ये चेक कर लिया कि हमारा गोल क्या है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सिलेबस देख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट आइटम्स सीखेंगे कि कौन कौन सी टेस्ट आइटम्स हम रखने वाले हैं, यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस कैसे होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। फिर उसके बाद आता है डिसीजन अबाउट द टाइम। कोई भी टेस्ट आपने दिया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें हमेशा टाइम दिया होता है कि इतने टाइम के अंदर आपको इसे कंप्लीट करना है। तो इसीलिए टोटल टाइम गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज टू द आइटम्स ऑफ टेस्ट शुड ऑल्सो बी डिसाइडेड। बिकॉज टीचर को पता होता है कि किसी भी पर्टिकुलर आंसर को देने के लिए बच्चे को कितना टाइम लगेगा। तो वो कोई भी पेपर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कम टाइम देते हैं और आपको ज़्यादा चीज़ें दे देते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला इसलिए हमारा पेपर छूट गया। ऐसा कभी नहीं होता है। वो पेपर इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि उतने टाइम में हो जाए। होता है एक्चुअली में ये कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते जिसकी वजह से आपका पेपर छूट जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट की। अब ये स्टेप जो है बैकबोन है इस पूरे कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट का। तो क्योंकि ब्लूप्रिंट जब बनेगा उसी के बेसिस पे फर्दर क्या है कि हमारा अचीवमेंट टेस्ट बनेगा। एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है ये। तो ब्लूप्रिंट होता क्या है? ब्लूप्रिंट एक तरीके का डिज़ाइन है फॉर द टेस्ट पेपर, जिसमें हम क्या देते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं मार्क्स की। किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए क्या टॉपिक्स होंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, क्या वेटेज होगी उनकी, ये सारी बातें हम ब्लूप्रिंट में डिस्कस करते हैं। तो इन्हीं सब के बेसिस पे ब्लूप्रिंट बनाने के जो स्टेप हैं उसमें सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, वेटेज टू यूनिट्स, की यूनिट्स को कितनी वेटेज दी जाएगी। फिर उसके बाद वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, देन वेटेज टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देन वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल, कितना डिफिकल्टी लेवल होगा, वेटेज टू स्कीम ऑफ ऑप्शंस। फिर उसके बाद एक फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जाता है। यहाँ पे हम एक फिजिकल साइंस की यूनिट टेस्ट का ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे और इसी के बेसिस पे आप दूसरे किसी भी टेस्ट का भी ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। थोड़ा बहुत टॉपिक्स में फ़र्क आएगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही ले सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो सबसे पहले तो ऊपर क्लास लिखनी होती है आपको। जैसे यहाँ पे ये क्लास 7th के लिए बनाया गया है। फिर उसके बाद टॉपिक या यूनिट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जैसे कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। फिर टाइम कितना दिया जाएगा, 40 मिनट्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25। अब ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हम कौन कौन से चेक कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बहुत पहले से बताती आ रही हूँ, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या क्या आइटम्स होंगी उसमें, टेस्ट आइटम्स, ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसे ई, एस एंड ओ से रिस्पेक्टिवली डिनोट किया गया है। फिर उसके बाद हमारे पास सब यूनिट्स होंगी, जैसे कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि नॉलेज के बॉक्स में सबसे पहले एसिड्स में क्या है, एसिड टाइप बेसिस पे जो 1 लिखा हुआ है वो क्या होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो मार्क्स को डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि एसिड यूनिट से, एसिड टॉपिक से क्या लिया जाएगा, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन लिया जाएगा जो कि 2 मार्क का होगा। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चंस लिए जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन लिया जाएगा जो कि 1 मार्क का होगा। और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर क्या है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 होगा जो कि 1 मार्क का होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप 2 होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। और उसी तरीके से एप्लीकेशन के बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 1 मार्क का होगा, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 1 मार्क का होगा। तो टोटल यहाँ पे हमारे मार्क्स कितने बन गए, 10। इसी तरीके से बेसिस और सॉल्ट्स का भी आप देख सकते हैं, और फिर नीचे जाके हम चेक करते हैं कि टोटल हमारे कितने मार्क्स बन चुके हैं, 25। तो इस तरीके से क्या है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। हमेशा ब्लूप्रिंट बनाने के बाद अपने क्वेश्चंस और मार्क्स को ज़रूर चेक करें कि जितना आप चाहते थे उतने ही आए हैं। जैसे ये जो ब्लूप्रिंट हमने बात की है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे टाइप क्वेश्चन 2 हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 11 हैं। और मार्क्स भी उसी हिसाब से ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स और शॉर्ट आंसर टाइप के लिए 10 मार्क्स
और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए 11 मार्क्स, जिसकी वजह से टोटल क्या हो गया 25 मार्क्स, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बने 23। तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट को डिजाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग द आइटम्स और क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ तक तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि कितने क्वेश्चंस होंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब क्या आ जाएगा, अब उन क्वेश्चंस को अरेंज भी करना होगा। तो इसीलिए ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप जो आइटम होते हैं उन्हें अलग अलग सेक्शंस में रखा जाता है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्या है, उन्हें दोनों में से किसी भी सेक्शन में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ टीचर क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के साथ ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे देते हैं, या फिर अलग सेक्शन बना के ऐसे टाइप क्वेश्चंस के साथ दे देते हैं। ये थोड़ा टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे देना चाहते हैं, या फिर उन क्वेश्चंस का नेचर कैसा है। लाइक अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है तो फिर उन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप में ही रखा जाता है, लेकिन अगर उसमें भी थोड़ा बहुत लिखने का है, जैसे कि 3 या 4 मार्क्स के है, तो फिर उन्हें ऐसे टाइप क्वेश्चन के साथ रखा जाता है। और जब भी आइटम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है या अरेंज किया जाता है, ऐसा एडवाइस किया जाता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स ना यूज़ किए जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम की वेस्टेज होगी। क्योंकि जब भी बच्चे कोई काम करने जाएंगे तो उसकी पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, तो वो जो टाइम कहीं और पे वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी आइटम्स वगैरह है एक प्रॉपर अमाउंट में ही रखे जाएं, कोई भी आइटम ऐसा ना हो कि एक्सेस में रखा जाए। नेक्स्ट बात आती है राइटिंग आइटम्स एंड फाइंडिंग देयर डिफिकल्टी वैल्यू। अब हमें क्या है कि आइटम्स को लिखना है और उनकी डिफिकल्टी वैल्यू चेक करनी है कि कोई आइटम क्या है कितना डिफिकल्ट होगा या कितना ईजी हमें बनाना है। तो इसीलिए हमेशा क्या है 20% आइटम्स क्या एक्सेस में रखी जाती हैं, ताकि फाइनल जब हम उसका रिव्यू करें तो जो एक्सेस में है उन आइटम्स को छोड़ दें। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने मैथ्स के 10 क्वेश्चन आपने डालने हैं और आपने 10 ही लिखे हैं, तो हो सकता है कि जब आप उसका फाइनल वो बना रहे हो, प्रिंट बना रहे हो, तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन में तो कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ गलत हो गया, तो फिर आपको फिर से वो चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास पहले से ही क्वेश्चन बैंक है, पहले से ही स्टॉक है, तो आप उसी वक्त उस क्वेश्चन को हटा के वहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन लगा सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा एक्सेस में आइटम्स रखे जाएं। और एज ए रूल जो टेस्ट पेपर होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए। एक प्रॉपर डिफिकल्टी लेवल भी मेंटेन हो, और ऐसा ना हो कि सब बच्चे फेल ही हो जाएं, या ऐसा ना हो कि सब बच्चे के ए ग्रेड ही आए जा रहे हैं, तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो वो डिफिकल्टी वैल्यू मेंटेन रहे, उसके लिए क्या करते हैं टीचर, वैसा ही कुछ टेस्ट कुछ बच्चों को देंगे, और जो उनके टेस्ट रिजल्ट होंगे उसको एनालाइज करेंगे। कितने बच्चों ने उस टेस्ट को पास किया है, उसके बेसिस पर क्या है कि वो चेक कर सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल कैसा है उस टेस्ट का। जितनी ज़्यादा परसेंटेज आई होगी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पास किया, या जितने ज़्यादा उनके मार्क्स आए होंगे, मतलब उतना ही वो ईजियर है वो टेस्ट आइटम। तो इस बेसिस पे किसी भी टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल को डिसाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ स्कोरिंग की। जैसे कि हमने पहले बात करी थी, एक अच्छे अचीवमेंट टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव हो। अब ऑब्जेक्टिव हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कोरिंग की किस तरीके से स्कोरिंग होगी, किस तरीके से उसके लिए मार्क्स दिए जाएंगे किसी भी टेस्ट के लिए, वो पहले से ही डिसाइड हो। द आंसर एंड प्रोसीजर फॉर स्कोरिंग शुड बी प्री डिटरमाइंड। अब वो कैसे डिसाइड होता है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है उसके साथ ही उसके आंसर्स को भी मतलब टीचर दिमाग में या फिर ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं कि किस तरीके से किस बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं। जब भी टीचर आपका पेपर चेक करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन पढ़ने जाते हैं, वो सिर्फ कुछ वर्ड्स, टीचर की नज़रें क्या होती हैं, कुछ वर्ड्स ढूंढती हैं, और अगर वो टेक्निकल वर्ड्स, वो टेक्निकल टर्म्स, वो वर्ड्स जो उन्हें चाहिए, वो स्पेसिफिक वर्ड्स उन्हें मिल जाते हैं, तो वो आपको मार्क्स दे देते हैं उसी वक्त। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ मेन पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिखी हुई पूरी खिचड़ी पढ़े। उन्हें मेन वर्ड्स चाहिए होते हैं, और जैसे ही वो वर्ड्स उन्हें मिल जाते हैं वैसे ही मार्क्स मिल जाते हैं आपको। तो इसीलिए क्या है, पहले से ही डिसाइड होता है कि किसी भी आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से किसी भी आंसर के लिए मार्क्स मिलेंगे, या जैसे कि एक पैराग्राफ लिखा है तो उसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, उस पैराग्राफ में वो पर्टिकुलर वर्ड्स, जो वो पर्टिकुलर चीज़ें जो वो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो लिखी हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी मतलब स्कोरिंग की जो है वो पहले ही डिसाइड होती है। नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की। क्या फंक्शन है अचीवमेंट टेस्ट का, क्या पर्पस है, क्या यूज है। तो सबसे पहले तो इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड। जैसे इसमें मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर क्या है, बच्चे को नेक्स्ट ग्रेड में भेजा जाता है।
टू फाइंड आउट वेयर ईच स्टूडेंट स्टैंड्स इन वेरियस एकेडमिक एरियाज, कि किसी बच्चे का किसी भी एकेडमिक एरिया में क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ पे वो बच्चा स्टैंड करता है, उसे कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या कितना बेहतर है वो, ये जानने में मदद करते हैं। टू इवेल्युएट, रिवाइज एंड इम्प्रूव द करिकुलम। अब ये थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव जैसा ही सेम आ गया, जो मैंने आपको बताया ही था कि वैसा ही होगा ये, कि किस तरीके से करिकुलम को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके, ताकि अचीवमेंट टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए। टू हेल्प इन सिलेक्टिंग पीपल्स फॉर द अवार्ड ऑफ स्पेशल मेरिट और स्कॉलरशिप। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं, तो अचीवमेंट टेस्ट होगा तभी तो पता चलेगा ना कि ये बच्चे औरों से अलग है। यहाँ पे मुझे एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ गई, बिना पढ़ाई बिन परीक्षा, बिन शिक्षा विन विद्या, कौवों में है हंस कौन सा, कैसे इसका चले पता। तो अचीवमेंट टेस्ट हमें उन सारी क्लास, जो सारे स्टूडेंट जो कौवे हैं, उनमें कौन सा हंस है ये जानने में मदद मिलती है। और फिर उस हंस को स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि स्कॉलरशिप तो मिलनी होती है, तो उसमें मदद करता है अचीवमेंट टेस्ट। टू इवेल्युएट टीचर्स, अब बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस है, इसकी मदद से हम टीचर्स को भी इवेल्युएट कर सकते हैं कि उन्होंने कैसा पढ़ाया है। टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी भी शिक्षक संस्थान के क्या स्टैंडर्ड है, क्या उनकी एबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी जानने में हमें मदद मिलती है। इसे हम 4-5 वर्ड्स में कहें तो क्या यूजेस हैं अचीवमेंट, क्या फंक्शन है अचीवमेंट टेस्ट की? प्रमोशन, क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ग्रेडिंग। तो चलिए अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत ही कारगर साबित होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों के लिए, क्योंकि इन टेस्ट की मदद से पता चलता है कि स्टूडेंट ने कितनी प्रोग्रेस की है। टीचर ये जान सकते हैं कि बच्चे को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है या कहाँ पे कोई बच्चा बहुत बेहतर कर पा रहा है। नेक्स्ट बात है, इट रिफ्लेक्ट्स द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय टीचर। जो टीचर की जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें उन्हें कितनी सक्सेस मिली है, कितना फेलियर मिला है, ये इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। इट एक्सप्लोर्स द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स विद एन इंटेंट टू नो देयर लर्निंग ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। किसी भी बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो किस लेवल तक सीख पाए हैं, किस लेवल तक उनकी नॉलेज है, इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अचीवमेंट टेस्ट यानी कि सम प्राप्ति उपलब्धि या उपलब्धि परीक्षण का टॉपिक खत्म होता है। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो या आपको लगता हो कि कहीं भी कुछ और ऐड करना चाहिए, तो वो बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मेरा और आपका साथ यूं ही बना रहे, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।